चलो अब लास्ट क्लास के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली थी, अब उसका क्वेश्चन करते हैं। ये क्या करते हैं क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट से मिला करके और आयनाइजेशन एंथैल्पी से मिला करके। तो लिखिएगा कंपेयर IE फर्स्ट, IE सेकंड एंड IE थर्ड फॉर कॉपर एंड जिंक। कंपेयर IE1, IE2, IE3 फॉर कॉपर एंड जिंक। आपको किस किस के लिए फाइंड करना है, कॉपर और जिंक के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मान ज्ञात करना है, फिर IE2 का याद करना है और फिर IE3 का, किसका ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो जी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा कॉपर और जिंक इधर लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने को आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूंगा तो इसका होता है 3D10 4s1, यही होता है क्या। और जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3D10 4s2, यही होता है। बोलो आप बताओ, यदि मैं बात करूं तो जब भी आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेगा तो जो आपको दे रखी है ना वही उसी से कंपेयर करोगे। आगे बात समझ में। तो बताओ यदि मैं फर्स्ट आईपी की बात करूं, IE1 की, किसकी बात करूं, IE1 की बात करूंगा तो बताओ जिंक की ज्यादा आएगी क्या कॉपर से। बोलो भाई, जिंक की कॉपर से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आ जाएगी। क्यों आई ये, क्योंकि इसका है फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। क्या है बेटा, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है इसका, इसलिए जिंक की ज्यादा आ गई। अब अपने को निकालनी है IE2। क्या निकालनी है, IE2। तो IE2 की बात करूंगा मैं तो बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इनमें से। तो ये ऑर्डर तो अपन IE1 के लिए फाइंड करेंगे पहले तो। अब मैं बात करूंगा IE2 की बात करूंगा, IE2 की बात करूंगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। बोलो भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन को आपको हटाना है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो क्या यहाँ 3D10 कन्फिगरेशन हो गया क्या, और यहाँ यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो बताओ यहाँ क्या आ गया 3D10 4s1, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना इजी 3D10 में से है या 3D10 4s1 में से। ये फुली फिल्ड है भाई, ये क्या है फुली फिल्ड है, और ये क्या है 4s का हाफ फिल्ड है। क्या है, हाफ फिल्ड। तो यदि IE2 की बात करूंगा तो IE2 बताओ किसकी ज्यादा आ जाएगी, कॉपर की आ जाएगी, किससे, जिंक से। कोई परेशानी, आगे बात समझ में क्यों आई, क्योंकि यहाँ फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है 3D10 और यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन आसानी इजीली निकल जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करेंगे IE3 की, इसकी बात करेंगे IE3। बताओ IE3 में क्या होगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या ये 3D9 आएगा क्या, बोलो 3D9 आएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही। और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बोलो भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या इसका 3D10 कन्फिगरेशन बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया 3D9 और ये 3D10, ये फुली फिल्ड हो गया फिर दोबारा। तो बताओ IE3 की वैल्यू किसके लिए ज्यादा आएगी, बोलो भाई जिंक की किससे ज्यादा आ जाएगी, कॉपर से। बोलो कोई परेशानी है या तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं उतार दो। आई बात समझ में। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखोगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसमें भी फुली फिल्ड आ रहा होगा वही स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। आगे बात समझ में। और रीजन लिख लेना इसका, तो बताओ ये फुली फिल्ड कन्फिगरेशन है, यहाँ इसका फुली फिल्ड है, यहाँ इसका फुली फिल्ड है, बना लो। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो मैं कहीं, मिलेंगे अभी।
आपको पेपर के अंदर आते हैं क्वेश्चन ऐसे कि I1 जिंक की ज़्यादा है किससे, कॉपर से, क्यों, रीजन बताओ। तो आपको लिखना है फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, ड्यू टू फुली फिल्ड कन्फिगरेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंपेयर IE1, IE2 एंड IE3 फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब किसके लिए फाइंड करनी है आपको, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए I1 और I2 I3 का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो करके बताओ भाई। आ गया आंसर, चलो कराऊं सॉल्व। चलो भाई लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, क्रोमियम एंड मैग्नीज। ठीक है भाई, यही है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका 25 होता है, तो ये होता है D5S1, 3D5 4S1 यही होता है, और इसका होता है 3D5 4S2 ये होता है। आगे बात समझ में। अब देखो स्टेबिलिटी की ओर जाओगे तो मैग्नीज ज़्यादा स्टेबल है क्रोमियम से, तो I1 का ऑर्डर तो वही होता है जो नॉर्मल केस में दे रखा है, ग्राउंड स्टेट में दे रखा है। तो बताओ I1 का मान तो आपको पता पड़ गया भाई क्या है, मैग्नीज का ज़्यादा किससे आएगा, क्रोमियम से, यही है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला सेकंड IP के लिए, IE1 का ऑर्डर तो यही रहेगा। अब IE2 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप निकालोगे तो बताओ भाई, माइनस किया एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये बचा 3D5, क्या बचा बेटा, 3D5, और इसका इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो बताओ इसका क्या बचेगा, 3D5 4S1 ये बनेगा। ठीक है, तो बताओ IE2 का ऑर्डर क्या आ गया, फिर क्रोमियम ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, मैग्नीज से, यही है। इसके बाद में IE3 की बात करोगे तो IE3 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना पड़ेगा इसके लिए। बताओ भाई, अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव किया तो ये बचा 3D4, क्या बचा, 3D4, और इसमें से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो क्या बच गया, 3D5, क्या बच गया, 3D5। तो IE3 क्या आ गया बताओ, मैग्नीज ज़्यादा आ गया किससे, क्रोमियम से। कोई परेशानी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बात समझ में। इनके डाटा आपको NCERT के अंदर दे रखे हैं। एक बात और लिखाई थी मैंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू
ऑलवेज बढ़ती बढ़ती है, कम नहीं होती। क्यों बढ़ती है बताओ? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं। फिर कहाँ से जा रहे हैं? न्यूक्लियस के पास से। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसा प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक। काफी बार पेपर में पूछता है आपको I1, I2 और I3 में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? तो I3 की ज्यादा रहेगी। क्योंकि I3 कहाँ से जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से। तो न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर क्या होता है? ज्यादा मान आता है। आगे बात समझो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई परेशानी? यही कंपैरिजन आपको पूछता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, दो ही के पूछता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बोलो। हाँ, वही खोलता हूँ पीछे वाला। चलो भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बेसिस पर टू टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि आप जैसे ही एलिमेंट को कहाँ रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे। किसके अंदर रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्ट होने का एक ही रीजन है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यदि रिपेल हो रहा है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहला लिखिएगा पैरामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक। लिखो। they are attract strongly attracted in magnetic field due to presence of unpaired electron। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे। तो इन्हें क्या है इनका रीजन? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होंगे? अट्रैक्टेड। आगे बात समझ में। दूसरा लिखो डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक they are repelled by a magnetic field due to paired electron
इनकी जगह बाई कर लेना है, या तो एन भी सही है, क्योंकि इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे ना तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे। ठीक है, चलो अब इनके लिए अपन को ये फॉर्मूले तो क्या है, जो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, ये तो कहीं नहीं पूछेगा क्या होते हैं, आपको देगा क्या, एलिमेंट, क्या देगा, एलिमेंट, और पूछेगा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने। तो इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला जाता है जो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर्मूला याद रखना हमेशा, म्यू इक्वल टू एन प्लस 2, और इसका ले लोगे रूट, और यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। आगे बात समझ में। और ये फॉर्मूला मैंने क्लास 11th में भी लिखाया था आपको, लिखाया था क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बीएम का मतलब होता है यूनिट है, ये यूनिट क्या है इसकी, बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। आगे बात समझ में, लिखाया था क्लास 11th में, ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लिखाया था। और ये म्यू होता है, ये एस ओ निकाला जाता है। वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, क्लास 12th के अंदर दो होते हैं, एक तो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ओनली ऑन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एस ओ निकाला जाता है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। आगे बात समझ में, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करेंगे कि जब n की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू 1 आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 4 आएगी और n की वैल्यू 5 आएगी। n की वैल्यू 6 आ सकती है क्या, बोलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं क्या, डी के देखने ओनली, क्योंकि जैसे ही छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर्ड हो जाएगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। तो बताओ n की वैल्यू जब रखोगे आप, तो n की वैल्यू रखते ही कितनी आएगी बताओ, √3 वैल्यू आएगी क्या। n की वैल्यू 2 रखोगे तो बताओ कितनी आएगी, √8 आएगी क्या। जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितनी आएगी, √15 आएगी क्या। और जब आप 4 रखोगे तो 6 और 24 24 आएगी क्या। और जब आप 5 रखोगे तो कितनी आएगी बताओ, 7 35, यही आएगी क्या, यही आएगी। अब मैंने सीधे मान रखा है, जिसका मान होता है 1.73, कितना होता है 1.73, और √8 का मान कितना होगा बताओ। क्या मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ, √8 को, 2 का मान तो 2 ही हो गया, और √2 का मान होता है 1.414, तो 4 दूनी 8 और 2 8, 2.82 आ रही नहीं आ रही, तो ये आगे 2.82, √15 4 के करीब आनी चाहिए, तो इसकी आती है 3.87। कितनी आती है, 3.87। 24 √5 के बराबर आएगा, तो इसकी आती है 4.90, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 36 किसके पास है, 6 के पास, तो इसकी आती है 5.92। कितनी आती है, 5.92। अब मैंने सीधे डाटा लिखा दिए आपको, ये आपको याद रखना है। पहले वाला लिख लिया उधर का, ये बनाओ।
अब बताओ यही क्या शो करेगा, कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या है, जुड़ी हुई चीजें। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो वही कलर शो करेंगे कि नहीं करेंगे। जिनका म्यू जीरो आएगा, जिनका म्यू क्या आएगा, जीरो, वो क्या कलर शो करेंगे क्या, नहीं, वो होंगे डायामैग्नेटिक। क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। तो अब एग्जांपल करा दें, तो लिखो आपको बताना है कि इसका ये अनपेड पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, टाइटेनियम +2, निकल +2 और जिंक +2। आपको इन तीनों को बताना है कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, कौन कलर शो करेगा और कौन कलर शो नहीं करेगा। सारी चीजें कंपेयर होंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आगे बात समझ में, अब मैं समझा दूं इनको। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। टाइटेनियम क्या दिया मैंने, +2 दिया, यही दिया है क्या, बोलो। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आर्गन 3d2 4s2, यही होता है क्या। अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d2 रह गया क्या, बोलो रह गया। अब 3d2 रह गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में ऐसे भरना आता है आपको, 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया मैंने। अब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, अनपेयर्ड। क्या है, अनपेयर्ड। अर्थात यहां बेटा n की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। अब आपको निकालना क्या है, म्यू इक्वल टू n +2 का रूट और bm। ठीक है, n कितना है, 2, तो 2 + 2 और bm चल ही रहा है, ये यूनिट है, लास्ट में लिख देंगे चाहेंगे तो बताओ 4 और √8 आ गया। ये कितना आ गया, √8। और √8 को आपको अभी बताया मैंने कितना होता है, बताओ 2.82 के करीब होता है, 2.82 bm। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बोलो पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक। कलरफुल है, कलरलेस है, कलरफुल। तो ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। जब भी बनाएगा ना इसमें तो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा ये। आगे बात समझ में, लिख लो। ठीक है, ये घर से करके लाओगे निकल और जिंक वाला। निकल और जिंक वाला कहां से करके लाओगे, घर से। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। देखो
इन वेरियस रिएक्शन in various reaction d block elements are used as catalyst। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे यूज होते हैं? कैटलिस्ट की तरह। अब उसका रीजन क्या है भैया? रीजन भी पता होना चाहिए, तो लिख लेंगे रीजन क्या है इसका। ड्यू टू सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो क्या शो करते हैं बेटा? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए होता है। दूसरा, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ? फ्री वैलेंसीज ओवर मेटल सरफेस, अर्थात वो बात कर रहा है एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन आपको मैंने जब भी लिखाया था तो बोला था एडजॉर्प्शन होता है, H2 का एडजॉर्प्शन होता है किसके ऊपर? प्लेटिनम पैलेडियम निकल सरफेस पर। लेकिन आपको तीसरा याद रहे तो कोई बात नहीं है, ये तो याद रह जाएंगे ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करें किस किस में करते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। एडजॉर्प्शन, जो सरफेस फिनोमेना होता है ना, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीट, सॉल्यूशन के अंदर होगा ना तो वो तो होगा कंप्लीट, लेकिन ओनली ऑन एक सरफेस हो रहा है, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब होती हैं चीजें। चलो एग्जाम्पल की बात कर लें। हैवर प्रोसेस, एक हैवर प्रोसेस होता है बेटा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन कन्वर्ट टू NH3, ऐसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? जब भी अपन को अमोनिया का फॉर्मेशन करना होता है, ये रिएक्शन तो आपने काफी बार पढ़ी है, लेकिन जब पी ब्लॉक पढ़ते थे ना क्लास 12 के अंदर, तो उसी के अंदर बात करते थे हैवर प्रोसेस की। ये बहुत अच्छा मेथड है और इस पर हर बार क्वेश्चन आता था जब पी ब्लॉक से आता था, तो क्योंकि ये नाम से याद नहीं रहता बच्चों को। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो अपन करते हैं बेटा आयरन। क्या यूज करते हैं? आयरन और मोलिब्डेनम। कौन कौन यूज करते हैं? आयरन एंड मोलिब्डेनम। आगे बात समझ में। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल, मैंने आपको कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन बताया था, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन, बताया कुछ ऐसा क्लास 11th में, जहां निकल पैलेडियम प्लेटिनम का यूज कर रहे थे अपन। ये लिखो जब तक।
दूसरा है कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। आपने क्या लिया, कोई भी एल्किन ले लो, ठीक है, एल्किन ले लो, और एल्किन पर बताओ अपन यूज कर रहे थे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और उससे क्या बन रहा था, एल्किन बन रहा था। क्या बोलो, एल्किन बन रहा था। और ये क्या होते हैं एक्चुअल में, एल्किन जो होते हैं, एल्किन और एल्काइंस, ये वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेजिटेटिव ऑयल्स। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, आपको तो पता ही है। चलो मेरे को बताओ, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है, आयरन। किसमें मिलता है, +2 या +3 में, +3 में। किसमें मिलता है, +3 में। क्लोरोफिल में कौन सा मिलता है, मैग्नीशियम। कौन मिलता है, मैग्नीशियम। ऐसे कई बार एलिमेंट पूछे थे बायोलॉजी में तुम्हें, क्लोरोफिल में कौन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में कौन प्रेजेंट होता है। आगे बात समझ में। एक होता है कांटेक्ट प्रोसेस। क्या होता है, कांटेक्ट प्रोसेस। तो जो जैसे देखो, और एग्जांपल लिख लो, SO2 प्लस हाफ O2 इन कन्वर्ट क्या बनेगा, SO3। क्या बनेगा, SO3। इसके अंदर अपन यूज करते हैं बेटा B2O5, वेनेडियम क्विंटा ऑक्साइड। तो वेनेडियम का यूज होता है इसमें, इसे बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस, ETC। इतने तो याद रह जाएंगे आपको, 3 और भी यूज हो सकते हैं। तो अब बात समझ में आ गई आपको, जो भी एरो पे आपको दिखेंगे वो सारे क्या है बेटा, कैटेलिस्ट हैं। क्या है, कैटेलिस्ट। क्यों शो करते हैं ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनके अंदर क्या मिलता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलते हैं, और फ्री वैलेंसीज ओवर मेटल सरफेस। अर्थात मेटल जो सरफेस है, जितना बड़ा मेटल है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, डी ऑर्बिटल मिलेंगे, और डी ऑर्बिटल मिलेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आकर के रिएक्शन हो सकती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में कितना टाइम हो गया, आज तो कम। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर
ये सारे गोले एक जैसे ही हैं, थोड़े में बड़े छोटे बन रहे हैं, ठीक है। आपको समझना है सारे कैसे हैं, एक जैसे ही हैं बस। अब देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऐसे मिलेंगे आपको पास पास, ठीक है। अब इनके मिड में क्या मिलती है, वॉइड्स मिलती है। क्या मिलती हैं, वॉइड्स। क्या मिलती हैं, वॉइड्स। अब वॉइड्स के अंदर क्या होगा कि जो भी पी ब्लॉक के या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आकर के फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बताओ अब ये वॉइड्स हैं। अब वॉइड्स के मिड में ये आ गया, लो तो इनका नाम ही क्या पड़ गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या पड़ गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके पार्टिकल के मिड में वॉइड्स मिलती हैं। वॉइड्स में आकर के एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन आकर के आ जाते हैं, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। आगे बात समझ में। अगर उनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक तो होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक, एक तो होता है स्टोइकोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब है कि 1 रुपया तुम दोगे और 1 रुपया मैं दूंगा, दोनों बनाएंगे जब 2 रुपये होंगे, ठीक है। लेकिन इनका मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट 90% है, ये 10% आकर के मिल जाए, इस तरीके से आपस में मिलते हैं। अब बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनसे हाई होगा या लो होगा, हाई होगा, क्योंकि बताओ जगह ही नहीं है, ये सारी जगह में आकर के बैठ गए ना, फिट हो गए। अब बताओ यहां से कोई मेल्ट हो पाएगा कि आसानी पूर्वक, नहीं हो पाएगा। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बोलो, हाई होते हैं। उसके बाद मेरे को बताओ ये केमिकली रूप से इनर्ट होंगे या फिर रिएक्शन शो कर सकते हैं या रिएक्टिव होंगे, बताओ। तो जब बताओ अब ये फिक्स हो गए सारी चीजें, अब फिक्स हो गए तो ये केमिकल रूप से क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। दूसरा बात, ये हार्ड होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट से हार्ड होंगे या फिर सॉफ्ट होंगे, हार्ड, क्योंकि इसके अंदर और आ गए ना, तो गैप है ही नहीं बीच के अंदर, और गैप नहीं होगा तो और भी क्या हो जाएंगे, हार्ड। तो लिखो फॉर्म, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड with element such as hydrogen, carbon, boron and nitrogen। due to presence of voids between atoms of elements। आपको रीजन पूछेगा पेपर के अंदर कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या रीजन है उसका, क्योंकि उसमें मिलती हैं वॉइड्स। क्या मिलती हैं, वॉइड्स, और वॉइड्स में आकर के वो फिट हो जाते हैं। तो वॉइड्स में जैसे फिट हो गए तो बताओ क्या बन गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आगे बात समझ में, ये बना लो डायग्राम। अब आपको पेपर के अंदर यही पूछ सकता है कौन कौन फॉर्मेशन करने में सहायक होते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन। आगे बात समझ में।
बना लिया। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? प्रॉपर्टीज पहला लिखो केमिकली नॉन रिएक्टिव। केमिकली नॉन रिएक्टिव है ये, ठीक है, रिएक्शन शो नहीं करेंगे। दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं ये, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। थर्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं इनके। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। आगे बात समझ में। और क्या होंगे ये बताओ? हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे? तो लिख लेंगे हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है एक एक करके मिले, जैसे उनका फिक्स रेशो हो। क्या हो? फिक्स। जैसे 1 रुपया आपने दिया, 1 मैंने दिया, तो एक एक होगा स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है कि इनका कोई स्टोइकियोमेट्रिक फिक्स नहीं है, ये किसी भी रूप में आपस में मिल सकते हैं आकर के। आगे बस रेशो फिक्स नहीं होता। क्या कह रहे हो? टेस्ट में पूरा आएगा, जो भी पढ़ाया गया है ना पूरा आएगा है, और नोट्स में से आएगा। ऐसा भी नहीं कि नोट से बाहर आएगा। सॉल्यूशन नहीं है ये पूरा। इलेक्ट्रोकेमिकल वाले पार्ट के क्वेश्चन कम है, उसमें नहीं है ज़्यादा। चलो आगे बात समझ में, यहां तक कोई परेशानी? बाकी बातें करेंगे कल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनकी बात कर लेंगे कल और फिर आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अब ज्यादा दिन का नहीं है चैप्टर, थोड़े दिन का ही है। एफ ब्लॉक में तो अपने को बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ही पढ़ना है, बाकी तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। चलो आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें करेंगे